हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 172 से 177 दैट इज प्लेज के बारे में कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ओके, सेक्शन 172 172 क्या बात कर रहा है? प्लेज, पाउनर एंड पाउनी डिफाइन। क्या बोल रहा है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। और जो यहाँ बेलर होगा वो होगा पाउनर, और जो बेली होगा वो कौन होगा? पाउनी। देखो क्या बोल रहा है प्लेज का, अगर हम सिंपल मतलब देखें, मतलब एक तरह का हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? काइंड ऑफ बेलमेंट है। ओके, बेलमेंट क्यों? हम सेक्शन 148 में पढ़कर आए थे कि सपोज ए अगर बी को कोई चीज दे रहा है यूज करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है, टाइम के लिए दे रहा है, तो जब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी वो इसको वापस दे देगा। तो ये क्या है? बेलमेंट। अब प्लेज में क्या है? प्लेज में देखो, सपोज एक पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। इसने क्या बोला? इसने ए ने एज अ सिक्योरिटी इसको कोई भी चीज दी, प्रोवाइडेड वो कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। मूवेबल गुड्स दिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये इमूवेबल होता, ये कहाँ फॉल करता? हमारा मोर्टगेज में। कहाँ फॉल करता? मोर्टगेज में, दैट इज अंडर टीपीए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की। तो ए ने सपोज अपना इसको मूवेबल गुड्स दिया एज ए सिक्योरिटी, बट किस चीज की सिक्योरिटी? क्योंकि ए ने बी से कुछ डेट लिया है, कुछ उधार लिया है, कुछ पैसे लिए हैं। या वो एज अ सिक्योरिटी क्यों दे रहा है? कि उसने कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिस किया है। किसने? ए ने। कि मैं आपसे डेट ले रहा हूं या मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं, परफॉर्म करूंगा, और उसके बदले में आप मेरे ये जो गुड्स हैं एज अ सिक्योरिटी ले सकते हो, ताकि बी को भी क्या सिक्योर फील हो। कल को अगर ए कोई घपला कर देता है, कोई धोखेबाजी कर देता है, तो बी के पास वो गुड्स हो जिससे वो अपना जो है, जो भी लॉस वगैरह होगा वो अपना कंपनसेट कर सके। कौन? बी। तो यहाँ पे ये बंदा जो है वैसे होता बेलर, बट यहाँ पे क्या होएगा? ये पाउनर। और बी क्या है यहाँ पे? पाउनी। ओके, तो ये था सिर्फ इजी सा सेक्शन 172। देखो अब जो है हमें राइट्स के बारे में बताए जाएंगे, और किसके राइट्स? किसके? पाउनर के और पाउनी के। देखो ये मैंने खुद के नोट्स अब मैं लगा रही हूँ, जिस नोट्स में से मैं समझा रही हूँ, तो आप फिर इसके बाद बेरेक्ट पढ़ोगे, आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स पता लग जाएंगी और समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिखा प्लेज क्या है? प्लेज इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द पाउनर टू द पाउनी। अभी हमने पढ़ा ये चीज कैसे? बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी। ये भी हमने देखा। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द डेट इज पेड या promise is performed be returned or otherwise disposed of according to the directions of the पाउनर। क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि ए ने जब बी को कोई सिक्योरिटी दी, तो इसने कोई डेट लिया था, इस वजह से इसने बोला मैं जैसे तेरा बी डेट चुका दूंगा ना, तो जो मैंने अपने गुड्स तेरे को एज अ सिक्योरिटी दिए थे, तो मुझे वो आराम से बिना कोई लड़ाई के रिटर्न कर दियो। या तो रिटर्न कर दियो या डिस्पोज कर दियो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। मैं कौन? ए बताएगा। ओके, आगे देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है प्लेज के? इंग्रेडिएंट्स में मतलब एसेंशियल्स क्या है? प्रॉपर्टी प्लेज शुड बी एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड टू द पाउनी। वो प्रॉपर्टी जरूरी है कि पाउनी को डिलीवर करा हो, और डिलीवर कैसे किया हो? एज अ सिक्योरिटी डिलीवर किया हो। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्योंकि मैंने अभी बताया गुड्स हम जो दे रहे हैं उसको किस बेस पे दे रहे हैं? एज अ सिक्योरिटी, ताकि बेली सिक्योर फील करे, अगर उसको लॉस हो जाएगा वो उस गुड्स को बेच सकता है या रिटेन कर सकता है। सिर्फ सेल यहाँ नहीं होता है, रिटेन भी करके रख सकता है जब तक पाउनर उसके गुड्स नहीं दे रहा। गुड्स इन द सेंस की प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा। और जो डेट है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी, फ्यूचर भी। मैंने अभी बताया मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में होगा। ओनरशिप पाउनर के पास ही होती है, क्योंकि ओनरशिप नहीं जा रही। जो हमारी ओनरशिप है वो किसके पास है? वो पाउनर के पास ही है, वो उसके पास नहीं जा रही है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है। किसको? पाउनी को। किस बेस पे? ओनली एज अ सिक्योरिटी। ठीक है। पाउनी हैज ओनली स्पेशल इंटरेस्ट इन द प्लेज। द जनरल इंटरेस्ट किसके पास है? पाउनर के पास है। एंड होली रिवॉर्ड्स टू हिम ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द डेट। जैसे वो अपना डेट परफॉर्म दे देगा या परफॉर्म कर देगा, अपना प्रॉमिस जो भी इसने किया था, वो एट अ टाइम क्या हो जाएगा? उसका जो भी इंटरेस्ट था वो रिवर्ट बैक हो जाएगा पाउनी से, वापस किसके पास आ जाएगा? पाउनर के पास आ जाएगा।
देखो अब यहाँ पे एक चीज मैंने यूज करी है, जनरल इंटरेस्ट और स्पेशल इंटरेस्ट। देखो जनरल इंटरेस्ट और स्पेशल इंटरेस्ट में क्या है, जनरल इंटरेस्ट में तो क्या है, मेरे पास उसका सारा का सारा इंटरेस्ट है। अब चाहे मैं उस प्रॉपर्टी को सेल करूं, चाहे मैं डिस्ट्रॉय करूं, वो मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी करूं। बट स्पेशल इंटरेस्ट में क्या होता है, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एज अ ओनली पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ही उस गुड्स को रख सकती हूँ। ठीक है, तो पर्पज क्या हुआ प्लेज का, टू सिक्योर द डेट। अब मैंने बोला राइट्स दे रखे हैं पाउनी के सेक्शन 173 से 176 में, 177 में दे रखे हैं पाउनर के राइट्स, और प्लेज जो नॉन ओनर करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ओनर है ना, वैसे तो प्लेज कौन कर सकता है, सिर्फ ओनर कर सकता है। क्यों, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी मर्जी चलेगी ना, मैं किसको प्लेज करूं किसको नहीं करूं। ठीक है, तो ये जो प्लेज है नॉन ओनर्स के द्वारा, कुछ केसेस बता रखे हैं जहां पे वो ओनर नहीं है, वो फिर भी प्लेज कर रहा है गुड्स को। ये वाला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी पढ़ते हैं ये। ओके, देखो अब आ जाओ राइट्स ऑफ पाउनी पे। अब राइट्स क्या क्या है, मैंने बोला 173 से 176 में राइट्स दे रखे हैं। पहला राइट आता है किसका, पाउनी का राइट। क्या बोल रहा है, राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, गुड्स को प्लेज करने के लिए। ठीक है, देखो एक बार मैं इसको छोटा कर देती हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि फिर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ। 173 राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। पाउनी के राइट्स क्या है, पाउनी जो है वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, नॉट ओनली फॉर डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, बट फॉर इंटरेस्ट ऑफ डेट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज। इसका मतलब अगर पाउनर ने कोई डेट लिया है, ठीक है, अब उसने जो अपना डेट वापस दे दिया, किसको दे दिया, पाउनी को, जो हमारे केस में है बी। ठीक है, क्या बी अब गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, आंसर इज यस। अरे भाई तू डेट पहले ही लेट दे रहा है, ए को बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बी कह रहा है भाई तू तो पहले ही मेरे को डेट लेट पे कर रहा है, इसका इंटरेस्ट कौन देगा, मैंने जो तेरे गुड्स को संभाल के रखा, जो उसका थोड़ा बहुत मेरे को नेसेसरी एक्सपेंस लगा, वो कौन देगा। ठीक है, फिर कह रहे मैं नहीं दूंगा तेरे को अब तेरे गुड्स, जब तक रिटेन करके रखूंगा, जब तक तू मुझे इंटरेस्ट प्लस मेरे नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं दे देता। ओके, फिर 174 क्या बोल रहा है, राइट इन केसेस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। क्या मतलब, पाउनी शेल नॉट रिटेन गुड्स प्लेज्ड फॉर एनी डेट अदर देन डेट फॉर विच गुड्स आर प्लेज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने सपोज 2 डेट लिए थे, एक लिया था इसने 50,000 का, एक लिया था इसने 60,000 का। ठीक है, अब मैंने बोला अगर मैंने ये वाला गुड्स इसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, मैंने 50,000 दिए इसको, मैंने ये सिक्योरिटी इससे छुड़वा ली, इसका मतलब है पाउनी के पास ये राइट नहीं है, वो इस डेट के लिए भी इसी चीज को एज अ सिक्योरिटी रख सकता है, इसको रिटेन करके रख सकता है। नहीं, अगर मैंने 50,000 के लिए ये सिक्योरिटी दी थी, तो तेरे को मेरी सिक्योरिटी वापस देनी पड़ेगी, जैसे मैं ये पे कर दूंगा तेरा डेट। ओके, दोबारा देखते हैं, पाउनी शेल नॉट रिटेन गुड्स pledged for any debt other than that for which goods are pledged, जिसके लिए प्लेज करे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। 175 पाउनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, ये बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। 173 में क्या था, सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो पाउनी जो है राइट रखता है किस चीज का, वो एंटाइटल्ड है उसका जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा आया है गुड्स को प्रिजर्व करने का, उसके लिए वो एंटाइटल्ड है, वो रिसीव कर सकता है, उसका ये क्या आता है, राइट आता है, बट उसके लिए वो रिटेन करके नहीं रख सकता है। तो देखो अगर हम 173 में और 175 में यहीं पे अगर हम डिफरेंस देखें, इसमें तो बताया है सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस, इसमें बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंस के लिए क्या मैं रिटेन करके रख सकती हूँ, आंसर इज यस, बट क्या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रिटेन करके रख सकती हूँ, आंसर इज नो। ओके, फिर आ जाओ 176 पाउनीज राइट वेयर पाउनर मेक्स डिफॉल्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, पाउनी का क्या राइट होएगा जब ए पर्सन जो हमारा पाउनर था, इसने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट इन द सेंस कि जो इसका परफॉर्मेंस था और जो डेट था और जो परफॉर्मेंस था, इसने जो है फुलफिल नहीं किया। अब क्या राइट होएगा पाउनी के पास, देखो इसके पास दो चीज होती है, पाउनी क्या कर सकता है, या तो वो सूट ला सकता है और साथ ही साथ उस गुड्स को क्या करके रखेगा, रिटेन। मैं सूट ले आऊंगा किस चीज के रिगार्डिंग, कि जो जी ए बंदा है ना मेरा पैसा नहीं दे रहा है, या जो उसका प्रॉमिस था ना वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है,
फिर और मैं उसको गुड्स को साथ के साथ रिटेन भी करके रख सकती हूँ। यहाँ मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, बी के पास क्या सॉल्यूशन है, वो जो है उस चीज को बेच भी सकता है, बट प्रोवाइडेड उसको रीजनेबल नोटिस देना ही देना पड़ेगा। नोटिस के बिना वो चीज को सेल नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सेल में भी दो चीजें, अमाउंट रियलाइज्ड अगर ज्यादा है डेट पेबल से, इसका मतलब सपोज ए ने 50,000 का इससे लोन लिया था, डेट लिया था बी से, बी के पास इसने कोई भी मूवेबल आइटम लगा लो, उसने मूवेबल आइटम रखी थी, अब ये पैसा नहीं दे रहा ए, तो बी क्या करेगा, इस गुड्स को बेचने चला गया रीजनेबल नोटिस देने के बाद। जब ये बेचने गया, अब जो इसको इस गुड्स को बेच के पैसा मिला, सपोज इसको मिला 60,000 रुपए, तो मैंने बोला अमाउंट रियलाइज्ड, जो उसको अमाउंट मिला वो ज्यादा मिला जो डेट मिलना था, डेट जो पे करना था, तो बाकी सरप्लस वापस दे देगा, इसके बचे हुए 10,000 जो है वो बी वापस दे देगा ए को। इसी केस को उल्टा कर लो, अगर सपोज ए ने जो है 50,000 रुपए का डेट लिया था बी से, बट बी ने जब उस गुड्स को बेचे रीजनेबल नोटिस के बाद, वो जो है सिर्फ और सिर्फ 40,000 का ही बिका, तो मतलब 10,000 अभी भी ए लायबल होगा बी को पे करने के लिए। ओके, क्या लिखा है, अमाउंट रियलाइज अगर कम हुआ है तो पाउनर अभी भी लायबल होगा उस बैलेंस अमाउंट के लिए 10,000 के लिए। ठीक है, फिर आ जाओ राइट ऑफ पाउनर। राइट ऑफ पाउनर कहाँ पे है, सेक्शन 177 में क्या बोल रहा है, पाउनर के पास राइट है रिडीम करने का। इसका मतलब रिडीम मतलब क्या होता है, देखो ए ने बी को बी से 50,000 रुपए लिए बी से, ठीक है, अपने गुड्स इसको दे दिए। अब ए बोल रहा है भाई देख टाइम के अंदर अंदर मैंने तेरे को तेरा सारा डेट जो है पे कर दिया, 50 के 50 मैंने तेरे को दे दिए। अब मेरे पास राइट है जो मेरी चीज मैंने तेरे को दी थी तू मेरे को प्यार से वापस दे दे, दैट इज कॉल्ड टू बी राइट टू रिडीम। ये हम टीपी में पढ़ते हैं, राइट टू रिडम्पशन। ओके, अगर पाउनर डिफॉल्टेड ऑन स्टिपुलेटेड टाइम, हाँ अब इसमें ये चीज भी है, अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया, जो इसका टाइम पीरियड था अगर उसने उस टाइम पे डिफॉल्ट कर दिया, क्या ए को वो अपने गुड्स मिलेंगे, आंसर इज यस। क्या लिखा है, अगर पाउनर डिफॉल्ट कर देता है वो रिडीम कर सकता है आगे चलकर भी सब्सिक्वेंट टाइम पर, बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसका मतलब हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि वो पहले नोटिस देगा, जो बी है पाउनी है वो पहले नोटिस देगा गुड्स को सेल करने से पहले। ठीक है, नोटिस दे दिया, इसको रिसीव हो गया, अब इसके पास 40,000 इकट्ठे कर लिए इसने। अब क्या हुआ, ये बस बेचने ही वाला था, इतनी देर में हो गए इसके 50,000 इकट्ठे, पूरे 10,000 और इकट्ठे हो गए। इसने क्या किया, क्या वो बेचने ही जाने वाला था, क्या ए रिडीम कर सकता है, आंसर इज यस, वो रिडीम कर सकता है प्रोवाइडेड अगर बी ने कल को यूं बोला कि मेरा जो छोटा मोटा एक्सपेंस हुआ है कि मैं सेल के लिए जा रहा था, मैंने एडवर्टीजमेंट दी है, मैंने तेरे को नोटिस दिया है, उसका जो भी खर्चा है ना मेरे को वो खर्चा भी चाहिए, फिर मैं तेरे को तेरे गुड्स दूंगा, वरना तो देख मैं सेल में जा रहा हूं। तो हमेशा राइट टू रिडीम जो है वो प्रिवेल करता है, और हमेशा ये जो है पाउनर का एब्सोल्यूट राइट होता है, इससे कोई भी नहीं छीन सकता। तो सेल से पहले पहले, इवन आफ्टर, कुछ केसेस होते हैं जो हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं कि इवन आफ्टर सेल भी कभी कभी हम जो है इस राइट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा, पूरा प्लेज के बारे में। अभी जो हमारा नॉन ओनर्स वाले 2-3 सेक्शन रहते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।